नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्रस्तुत है श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखित राग दरबारी उपन्यास का भाग 7। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता था। कोने में रखी हुई मुकद्दरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे का अपने अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थी और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थी। यही हाल छत पर सूखने वाले कपड़ों का भी था। कमरे के आर पार एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चोलियां, अंगोछे और पेटीकोट साथ साथ झूलते नजर आते थे। वैद्य जी के दवाखाने की अनावश्यक शीशियां भी कमरे की एक अलमारी में जमा थीं। प्राय सभी शीशियां खाली थीं। उन पर चिपके हुए सचित्र विज्ञापन, इस्तेमाल के पहले शीर्षक पर एक अर्धमानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर से जिसकी मूछें ऐंठी हुई हैं, लंगोट कसा हुआ है और परिणामतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पता चलता था कि ये वही शीशियां हैं जो हजारों इंसानों को शेर के मानिंद बना देती हैं। यह दूसरी बात है कि वे अपने गुसलखाने और शयन कक्ष में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घुमा करते हैं। बाहर बकरी के बकरी बने रहते हैं। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तकों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका छपना 1947 के पहले तो जुर्म था ही, आज भी जुर्म है, जो बहुत सी दफ्तरी बातों की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता, जो आहार, निद्रा, भय आदि में फंसे हुए आदमियों की जिंदगी में एक बड़े सुखद लिटरेरी सप्लीमेंट का काम करता है और जो विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांघकर व्यापक रूप से सबके हृदयों में प्रतिष्ठित है। वैसे उनमें कोई खास बात नहीं होती, सिर्फ यही बताया जाता है कि किसी आदमी ने किसी आदमी या किसी औरत के साथ किसी तरह से क्या बर्ताव किया। यानी उसमें सुमित्रा नंदन पंत की दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो मानव मानव के चिरंतन संबंधों का वर्णन होता है। इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए भी होता था और वह अध्ययन जारी है। परिवार में अकेले विद्यार्थी होने के नाते रूपन बाबू ही करते थे। रूपन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते थे। जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकड़े, पेड़ की छांव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उमर खयामी पदार्थों की जरूरत होती है, वह सुख रूपन बाबू इस कमरे में अपने आप ही खींच लेते थे। परिवार के सभी लोगों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के लिए श्रद्धा पैदा हो सकती थी। इसे देख लेने पर कोई भी समाजशास्त्री यह नहीं कह सकता कि पूर्वी गोलार्ध में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को कहीं भी कोई खतरा है। यही कमरा रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था। वैद्य जी ने ठीक ही बताया था। एमए करते करते किसी भी सामान्य विद्यार्थी की तरह वह कमजोर पड़ गया था। उसे बुखार रहने लगा था। किसी भी सामान्य हिंदुस्तानी की तरह उसने डॉक्टरी चिकित्सा में विश्वास न रखते हुए भी डॉक्टरी दवा खाई थी। उससे वह अभी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया था। किसी भी सामान्य शहराती की तरह उसकी भी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है, इसलिए वो यहाँ रहने के लिए चला आया था। किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह उसने एमए करने के बाद तत्काल नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी थी। पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि कुछ दिन वह गांव में रहकर आराम करेगा, तंदुरुस्ती बनाएगा, जरूरत पड़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला बदली कराएगा और वैद्य जी को हर स्टेज पर शिष्ट भाषा में यह कहने का मौका देगा कि काश हमारे नव युवक निकम्मे न होते तो हम बुजुर्गों को ये जिम्मेदारियां न उठानी पड़ती। ऊपर का कमरा काफी बड़ा था और उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फैला दिया था। उसकी सफाई करा के एक चारपाई अस्थायी रूप से डाल दी गई थी। उस पर एक अस्थायी बिस्तर पड़ गया था। पास की अलमारी में उसकी किताबें लग गई थीं और उसमें जेबी जासूस या गुप्त साहित्य के प्रवेश का निषेध कर दिया गया था।
वहीं एक छोटी सी मेज और कुर्सी भी कॉलेज से मंगाकर लगा दी गई थी। चारपाई के पास ही दीवार में एक खिड़की थी जो खुलने पर बागों और खेतों का दृश्य पेश करती थी। यह दृश्य रंगनाथ की जिंदगी को कवित्वमय बनाने के काम आता था और वहां उसे सचमुच ही कभी कभी लगता था कि उसके सामने न जाने कितने वर्ड्सवर्थ, कितने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितने गुरुभक्त सिंह एक ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं और उनके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुंह में तुरही लगाए सांस फुलाए खड़े हुए हैं। रूपन बाबू कहीं से कुछ ईंट रोड़ा उठा लाए थे और उसे जोड़ गांठ कर उन्होंने एक रेडियो जैसे तैयार कर दिया था। कमरे के ऊपर बांसों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे लंबे तार दौड़ा दिए थे, जिससे लगता था कि वहां एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन सेंटर है। पर अंदर का रेडियो एक हेडफोन के सहारे ही सुना जा सकता था, जिसे कान पर चिपकाकर रंगनाथ कभी कभी स्थानीय खबरें और वैष्णव संतों के शोकपूर्ण भजन सुन लेता था और इत्मीनान कर लेता था कि ऑल इंडिया रेडियो अब भी वैसा ही है जैसा कि पिछले दिनों में था और हजार गालियां खाकर भी वह बेहया अपने पुराने ढर्रे से टस से मस नहीं हुआ है। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्य जी की सलाह से बना था। बहुत सवेरे उठना, उठकर सोचना कि कल का खाया हजम हो चुका है। ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत जीर्णाजीर्ण निरूपयेत। तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना, दूर तक टहलने निकल जाना। नित्य क्रम, क्योंकि संसार में वही एक क्रम नित्य है, बाकी अनित्य है। टहलते हुए लौटना, पर चंक्रमणम हितम, मुंह हाथ धोना, लकड़ी चबाना और उसी क्रम में लगे हाथ दांत साफ करना। निम्बस्य तिक्तके श्रेष्ठ कसाये बबुलस्त था। गुनगुने पानी के कुल्ले करना, सुकोष्णोदक गंड से जायते वस्त्र लाघव। व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर को भोजन करना, विश्राम, अध्ययन, सायंकाल टहलने जाना, लौटकर फिर साधारण व्यायाम, बादाम मुनक्के आदि के द्रव का प्रयोग, अध्ययन, भोजन, अध्ययन से। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को बड़ी ईमानदारी से अपना लिया था। इसमें सिर्फ इतना संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्य जी की बैठक में गंजहों की सोबत ने ले ली थी। चूंकि इसमें रंगनाथ के वीर्य की प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं था और कुल मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए वैद्य जी को इस संशोधन में कोई ऐतराज न था, बल्कि एक तरह से वे इसे पसंद करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी उनके पास बैठा रहता है और हर बाहरी आदमी के सामने परिचय कराने के लिए हर समय तैयार मिलता है। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को सिपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। उसने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सहारे बड़े बड़े निगम, आयोग और प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घिसटते हैं, वही दाव पेंच और पैंतरेबाजी की अखिल भारतीय प्रतिभा यहाँ कच्चे माल के रूप में इरफात से फैली पड़ी है। ऐसा सोचते ही भारत की सांस्कृतिक एकता में उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। पर कमजोरी सिर्फ एक बात को लेकर थी। उसने देखा था कि शहरों में वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का यह विश्वास था कि हम बुद्धिमान हैं और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया है और नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा है। वहीं पर नई पीढ़ी की यह आस्था थी कि पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाती थी और अपने और समाज के प्रति ईमानदार न थी, जबकि हम चेतन हैं, किसी भी हालत में कुछ नहीं होते हैं और अपने प्रति ईमानदार है और समाज के प्रति कुछ नहीं है, क्योंकि समाज कुछ नहीं है। यह वाद विवाद खास तौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में ही चल रहा था, क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र ही ज्यादा से ज्यादा फैलावदार और कम से कम हानिकारक हैं। पिछली पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को मूर्ख और अगली पीढ़ी के मन में पिछली को जोकर समझने का चलन यहाँ इतना बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य या कला का न होता तो अब तक गृह युद्ध हो चुका होता। रंगनाथ कुछ दिन तक समझता रहा कि सिपालगंज में अभी तक ऐसे पीढ़ी संघर्ष का उदय नहीं हुआ है, पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो गया। उसने देख लिया कि यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। वह समझ गया कि यहाँ की राजनीति इस पहलू से भी कमजोर नहीं। बात एक 14 साल के लड़के को लेकर चली थी।
एक शाम बैठक में किसी आदमी ने सिपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र बताना शुरू किया। उससे प्रकट हुआ कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपती थी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो गए थे। सुना जाता है कि अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए कई विद्वानों ने उस लड़के के बारे में छानबीन की। उन्होंने टूटे हुए परिवार, बुरी सोहबत, खराब वातावरण, अपराधशील वंश परंपरा आदि रटी रटाई किताबी थ्योरियों को उस पर खपाना चाहा, पर लड़के ने खपने से इनकार कर दिया और बाद में वे विद्वान इसी नतीजे पर पहुंचे कि हो न हो यह प्रभु का चमत्कार है। वास्तव में इससे इन विद्वानों की अयोग्यता नहीं, अपने देश की योग्यता ही प्रमाणित होती है, जो आजकल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में ऐसी ऐसी व्यावहारिक समस्याएं चुटकियों में पैदा कर सकता है कि अमेरिका में कीमती कागजों पर छपी हुई किताबों में बेशकीमती सिद्धांत पोच साबित होने लगते हैं और उनका हल निकालने के लिए बड़े बड़े भारतीय विद्वानों को घबराकर फिर अमेरिका की ओर ही भागना पड़ता है। इस लड़के की केस हिस्ट्री ने भी कुछ ऐसा ही तहलका मचाया था कि एक बहुत बड़े विद्वान ने अपनी अगली अमेरिका यात्रा में उसका समाधान ढूंढने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। लड़का सिपालगंज के इतिहास में अचानक ही 2-3 साल के लिए उदित हुआ, चमका और फिर पुलिस के झापड़, वकीलों के व्याख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निसंग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग बन गया। वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वानों के लिए समस्या बना हुआ है और उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमेरिका की मित्रता का सहारा लिया जाने वाला है। यह बात सिपालगंज में आते आते लोक कथा बन गई थी और तब से वहां उस लड़के का लीला संवरण बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा था। रंगनाथ को बताया गया कि वह लड़का 10 साल की उम्र से ही इतना तेज दौड़ने लगा था कि 15 साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। 11 साल की उम्र में वह रेल में बिना टिकट चलने और टिकट चेकर को धता देने में उस्ताद हो गया था। 1 साल बाद वह मुसाफिरों को देखते देखते उनका सामान कुछ इस तरह से गायब करने लगा जैसे लोकल अनिस्थिसिया देकर होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डालते हैं और मेज पर लेटे हुए आदमी को पता ही नहीं चलता कि शरीर का एक हिस्सा कहाँ चला गया। इस तरह की चोरी में उसकी ख्याति सबसे ज्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में 14 वर्ष की अवस्था में जब वह पकड़ा गया तो पता चला कि वह ऊपर का शीशा तोड़कर दरवाजे की भीतरी सिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका है। बंगलों में चोरियां करता है और चोरियां भी रोशनदान से नहीं बल्कि उपयुक्त तरकीब से दरवाजा खोलकर भले आदमियों की तरह कायदे के रास्ते मकान में घुसकर करता है। इस लड़के की प्रशंसा करते करते किसी आदमी ने बहराम चोट्ठा का भी जिक्र किया, जो किसी जमाने में उस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था। पर उसका नाम सुनते ही एक लड़के ने बड़े जोर शोर से विरोध किया और बतर्ज विधानसभा की स्पीचों के बिना किसी तर्क के सिर्फ आवाज ऊंची करके साबित करने की कोशिश की कि बहराम चोट्टा भी कोई चोट्टा था। रामस्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया वह बहराम चोट्टा के जन्म भर भी हिलाए न हिलेगा। रंगनाथ के इस बातचीत में पीढ़ी संघर्ष की झलक दिख पड़ी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल के चोटे सचमुच ही ऐसे 30 मार खा हैं? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चोटे हुआ करते थे। सनीचर उस उम्र का था जिसे नई पीढ़ी वाले पुरानी के साथ और पुरानी पीढ़ी वाली नई के साथ लगाते थे और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन न होने के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं। इसी कारण उसके ऊपर किसी भी पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी। साहित्य और कला के सैकड़ों अर्धप्रौढ़ आलोचकों की तरह सिर हिलाकर अपनी राय देने से कतराते हुए वह बोला, भैया रंगनाथ, पहले के लोगों का हाल न पूछो। यही ठाकुर दूरबीन सिंह थे, मैंने उनके दिन भी देखे हैं, पर आजकल के लौंडों के भी हाल न पूछो। आज से लगभग 30 साल पहले जब आज की पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी और हुई भी थी तो यशस्वी रहे हे प्रभो, हे मुरारे, चिरंजीव रानी व राजा हमारे, या खुदाया जॉर्ज पंजुम की हिफाजत कर का कोरम गाने के लिए हुई थी। सिपालगंज के सबसे प्रमुख गंजहा का नाम ठाकुर दूरबीन सिंह था।
उनके माँ बाप ने उनके नाम के साथ दूरबीन लगाकर शायद चाहा था कि उनका लड़का हर काम वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े होकर उन्होंने ऐसा ही किया भी। जिस चीज में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई उसे बुनियाद से पकड़ा। उन्हें अंग्रेजी कानून कभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब महात्मा गांधी सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों दूरबीन सिंह ने इंडियन पेनल कोड की सभी दफाओं को एक एक करके तोड़ने का बुनियादी काम शुरू कर दिया था। स्वभाव से वे बड़े परोपकारी थे। परोपकार एक व्यक्तिवादी धर्म है और उसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा होती है। कोई चींटियों को आटा खिलाता है, कोई अविवाहित प्रौढ़ों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक करने के लिए अपने मत्थे पर प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार की तख्ती लगाकर घूमता है, कोई किसी को सीधे रिश्वत न लेनी पड़े इसलिए रिश्वत देने वालों से खुद संपर्क स्थापित करके दोनों पक्षों के बीच दिन रात दौड़ धूप करता रहता है। ये सब परोपकार संबंधी व्यक्तिगत धारणाएं हैं और दूरबीन सिंह की भी परोपकार के विषय में अपनी धारणा थी। वे कमजोर आदमियों की रक्षा करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे, इसलिए लड़ाई भिड़ाई के हर मौके पर वे बिना बुलाई पहुंच जाते थे और कमजोर की तरफ से लाठी चला दिया करते थे। उन शांतिपूर्ण दिनों में ये सब बातें बंधी दर से चलती थी और सारे इलाके में मशहूर था कि शहर में जैसे बाबू जयराम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपया हर पेशी पर लेते हैं, उसी तरह दूरबीन सिंह भी मुकदमे के पहले वाली मारपीट के लिए 50 रुपये लेते हैं। बड़ी लड़ाइयों में जहां आदमी जमा करने पड़ते, यह रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती थी, पर उसकी भी दरें निश्चित थी और उसमें कोई धोखेबाजी नहीं थी। उनके आदमियों को गोश्त और शराब भी देनी पड़ती थी, पर वे स्वयं इन मौक़ों पर गोश्त नहीं खाते थे और शराब नहीं पीते थे। इससे उनका पेट हल्का और दिमाग साफ रहता था, जो कि युद्ध के समय बड़ी ही वांछनीय स्थिति है। और चूंकि गोश्त और शराब देखकर भी नहीं कहने वाले आदमी सदाचारी कहलाता है, इसलिए वे सदाचारी कहलाते थे। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे सेंध नहीं लगाते थे। वे दीवार फांदने के उस्ताद थे और कहीं भी आसानी से पोल जंप के चैंपियन हो सकते थे। शुरू में रुपए की कमी होने पर वे कभी कभी दीवार फांदने का काम करते थे। बाद में वे ऐसा काम सिर्फ कभी कभी अपने नए चेलों को व्यावहारिक परीक्षण देने की नीयत से ही करने लगे थे। यह वह जमाना था जब चोर चोर थे और डाकू डाकू। चोर घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसते थे और एक 5 साल का बच्चा भी पैर फटफटा दे तो वे जिस सेन से अंदर आए थे उसी से विनम्रता पूर्वक बाहर निकल जाते थे। डाकुओं की दिलचस्पी मारपीट में ज्यादा होती थी, माल लूटने में कम। इस परिप्रेक्ष्य में दूरबीन सिंह ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग जाने वालों को पीटने का चलन चलाया और यह तरीका उनके समसामयिक चोरों में बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। इस तरह दूरबीन सिंह ने चोरों और डकैतों के बीच के फासले को कम करने का एक बुनियादी काम किया और उनकी पद्धतियों मेथोडोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। पर वक्त की बात, सिपालगंज में जो बात भी वक्त के खिलाफ पड़ती थी, वक्त की बात हो जाती थी। यही ठाकुर दूरबीन सिंह अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा बुढ़ापे में खाकर कुएं की जगत से नीचे गिर गए। उनकी रीढ़ टूट गई। कुछ दिनों तक कोने में रखी हुई अपनी लाठी को देख देख कर दूरबीन सिंह अपने भतीजे के मुंह में उसे ठूंस देने का संकल्प करते रहे और अंत में लाठी और भतीजे के मुंह को यथावत छोड़कर वे सिपालगंज की मिट्टी को वीर विहीन बनाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, यानी टें हो गए। शनिचर ने दूरबीन सिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाया। भैया रंगनाथ, अंधेरी रात थी और मैं भोलूपुर के तिवारियों के बाग के बीच से आ रहा था। तब हमारा भी बचपन था और हम बाग बकरी को एक निगाह से देखते थे। देह में ऐसा जोश की हवा में डंडा मारते और पत्ता भी खड़क जाए तो छिटक कर माँ की गाली देते थे। तो अंधेरी रात थी और हम हाथ में डंडा लिए सटासट चले आ रहे थे। तभी एक पेड़ के पीछे से किसी ने कहा, खबरदार। हमने समझा कि कोई जिन्न आ गया। उनके सामने तो लाठी डंडा सभी बेकार। मैंने लाल लंगोटे वाले का ध्यान किया, पर भैया लाल लंगोटे वाला तो तभी काम देगा जब भूत प्रेत जिन से मुझे हटा हो। यहाँ पेड़ के पीछे से एक काला कलूटा गंठी देह का जवान निकलकर मेरे सामने आया और बोला, जो कुछ हो चुपचाप रख दो, धोती कुर्ता भी उतार दो।
मैंने मारने को डंडा ताना तो क्या देखा कि चारों तरफ से 5-6 आदमी घेरा डाले हुए हैं, सब बड़ी बड़ी लाठियां और भाले लिए हुए। हमने भी कहा कि चलो सनीचर, तुम्हारी भी जोड़ बाकी आज से फिस। डंडा मेरा तना का तना रह गया, चलाने की हिम्मत न पड़ी। एक बोला, तान के रह क्यों गया, चलाता क्यों नहीं, असली बाप की औलाद हो तो चला दे डंडा। बड़ा गुस्सा लगा, पर भैया मैं जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने कहा, जान न लो मान ले लो। दूसरे ने कहा, साले की अधेला भर की जान, उसके लिए सियार जैसा फेंफे कर रहा है, इतना माल छोड़ दे रहा है, अच्छी बात है, धर दे सब माल। बस भैया एक झोला था, उसमें सत्तू था, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था, मामा के घर से मिला था, फर्स्ट क्लास सूत की डोरी। लोटा क्या था, बिल्कुल बाल्टी था, कुएं से 2 सेर पानी खींचता था, पूड़ियां थी असली घी की। तब यह वनस्पति साला कहाँ चला था, सब उन्होंने गिनकर धरा लिया। फिर धोती उतरवाई, टेंट में 1 रुपया था, उसे भी छीन लिया। कुर्ता और लंगोटा पहने हुए जब मैं खड़ा हो गया तो एक ने कहा, अब मुंह में ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जाओ, चूं भर किया तो इसी बाग में खोद कर गाड़ दूंगा। मैं चलने को हुआ तो एक ने पूछा, कहाँ रहता है, मैंने कहा गंजा हूँ। फिर न पूछो भैया, सब लुटेरे खड़े खड़े मुंह ताकने लगे। किसी एक ने मुझसे सिपालगंज के मुखिया का नाम पूछा, दूसरे ने लंबड़दार का, तीसरे ने कहा दूरबीन सिंह को जानते हो। मैंने कहा दूरबीन सिंह की तरफ से लाठी भी चलाने जा चुका हूँ। जब रंगपुर में जमावड़ा हुआ था, सुलह न होती तो हजारों लोग वही खेत हो जाते। दूरबीन सिंह को गांव के रिश्ते काका कहता हूँ। बस राम राम सीताराम। जैसे काले आदमियों में कोई गोरा फौजी पहुंच गया हो, भगदड़ मच गई। कोई मेरी धोती वापस ला रहा है, कोई कुर्ता, एक ने जूता दिया, एक ने मेरे हाथ में झोला पकड़ाया, एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, तुम्हारी 2 पुड़ियां खाली हैं, इनके दाम ले लो, पर दूरबीन सिंह से न बताना कि हमने तुम्हें घेरा था, चाहे कुछ पैसा ले लो और कहो तो पेट फाड़कर पूरी निकाल दूं। हमें क्या पता कि भैया तुम गंजा हो। फिर तो सब हमें गांव के पास के ताल तक पहुंचाने आए, बहुत रिरियाते रहे। मैंने भी समझाकर उनके आंसू पोंछ दिए, कहा कि जब तुम घर के आदमी निकले तो फिर पूड़ी खाने का क्या अफसोस, लो एक और खाओ। वह आदमी भागा, कहा, दादा हमने भर पाया, हमें क्या पता था कि तुम गंजा हो। बस दादा, दूरबीन सिंह से न कहना। हमने कहा, घर चलो, पानी पत्ता करके जाना, भूखे हो तो भोजन भाव कर लेना। पर उन्होंने कहा, दादा अब हमें जाने दो, तुम भी जाकर सो, कल सवेरे तक यह सब भूल जाना, किसी से कहना नहीं। सो भैया मैं घर आकर पड़ रहा। सवेरे होते ही मैंने दूरबीन सिंह के जाकर पैर पकड़े कि काका, तुम्हारे नाम में लाल लंगोटे वाले का जोर बोल रहा है, तुम्हारा नाम लेकर जान बचा पाया हूँ। दूरबीन सिंह ने पांव खींच लिए, बोले, जब तक मैं हूँ अंधेरे उजेले में जहाँ मन हो वहाँ घुमा कर, किसी का डर नहीं है, सांप बिच्छू तू खुद ही निपटा ले, बाकी को हमारे लिए छोड़ दे। यहाँ सनीचर सांस खींचकर चुप हो गया। रंगनाथ समझ गया कि घसीटा कहानी लेखकों की तरह मुख्य बात पर आते आते वह हवा बांध रहा है। उसने पूछा, फिर तो जब तक दूरबीन सिंह थे गंजा लोगों के ठाट करते रहे होंगे। तब रुपन बाबू बोले। उन्होंने रंगनाथ की जानकारी में पहले बार एक साहित्यिक बात कही, सांस भरकर कहा कि पुरुष बलि नहीं होते है, कि समय होत बलवान, कि भिल्लन लूटी गोपियां, कि वही अर्जुन वही बान। रंगनाथ ने पूछा, क्या हो गया रुपन बाबू, क्या सिपालगंज से कोई तुम्हारी गोपिकाएं लूट ले गया। रुपन बाबू ने कहा, सनीचर दूसरा वाला किस्सा भी सुना दो। सनीचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया। भैया लठैती का काम कोई असेंबली का काम तो है नहीं। असेंबली में जितने ही बूढ़े होते जाओ उतने ही अक्ल सठियाती जाए, उतनी ही तरक्की होती है। यही हरनाम सिंह को देखो, चलने को उठते हैं तो लगता है कि गिरकर मर जाएंगे, चलने को उठते हैं तो लगता है कि गिरकर मर जाएंगे, पर दिन वहां उनकी पूछ बढ़ रही है।
यहाँ लठैती में कल्ले के जोर की बात है। जब तक चले तब तक चले, जब नहीं चले तब हलाल हो गए। अभी 5-6 साल हुए होंगे। मैं कार्तिक के नहान के लिए गंगा घाट गया था। लौटते लौटते रात हो गई। वही भोलूपुर के पास रात हुई। बढ़िया चटक चांदनी। बाग के भीतर हम मौज में आ गए तो एक चौबेला गाने लगे। तभी किसी ने पीछे से पीठ पर दाएं से लाठी मारी। न राम राम न दुआ सलाम, एकदम से लाठी मार दी। अब भैया चौबेला तो जहां का तहां छूटा, झोला 20 हाथ पर जाकर गिरा, डंडा अलग छिटक गया। मैं चिल्लाने को हुआ कि 3-4 आदमी ऊपर आ गए। एक ने मुंह दबाकर कहा, चुप बे साले, गर्दन ऐंठ दूंगा। मैंने तड़फड़ाकर उठने की कोशिश की, पर भैया अचकचे में कोई गामा पहलवान पर लाठी छोड़ दे तो वहीं लौट जाएगा। हमारी क्या बिसात, वहीं मुंह बंद किए पड़े रहे। थोड़ी देर में हाथ पांव जोड़ता रहा, इशारा करके कहा कि मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तब कहीं उन्होंने मुंह से कपड़ा निकाला। एक ने मुझसे पूछा, रुपया कहाँ है? मैंने कहा, बापू जो कुछ है इसी झोले में है। झोले में 1.5 रुपए की रेजगारी थी। एक लुटेरे ने उसे हाथ में खनखना कर कहा, लंगोटा खोलकर दिखाओगे? मैंने कहा, बापू लंगोटा न खुलवाओ, उसके नीचे कुछ नहीं है, नंगा हो जाऊंगा। बस भैया वे बिगड़े। उन्होंने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर तो उन्होंने देह पर से सभी कुछ उतरवा कर तलाशी ली। गांजा भांग की खोज में पुलिस वाले भी ऐसी तलाशी नहीं लेते। जब कुछ नहीं निकला तो उनमें से एक ने मेरे पीछे लात मारी और कहा कि अब चुपचाप मुंह बंद किए नाक के सामने चले जाओ और अपने दरबे में घुस जाओ। अब तक मेरी बोली लौट आई थी। मैंने कहा, बापू तुम लोगों ने हमारी जान छोड़ दी, यह ठीक ही किया। माँ ले लिया तो ले लिया, उसकी फिक्र नहीं। हम भी तुमको बता दें कि तुम नमक से नमक खा रहे हो। तुम हो सरकार के तो हम भी हैं दरबार के। वे लोग मेरे पास सिमट आए, पूछने लगे, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, किसके साथ हो? मैंने कहा, मैं गंझा हूँ, ठाकुर दूरबीन सिंह के साथ रहता आया हूँ। फिर न पूछो भैया रंगनाथ, सब ठिल्ले मार मार कर हंसने लगे। एक ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं सोच भी नहीं पाया था कि वह क्या करने जा रहा है, और उसने एक लंगड़ी मारकर मुझे वहीं चित्त कर दिया। मैं फिर देह से घास फूस झाड़कर खड़ा हुआ। एक लुटेरे ने, जो नई उम्र का सजीला जवान था, कहा, यह दूरबीन सिंह किस चिड़िया का नाम है? सब फिर ठी ठी करके उसी तरह हंसने लगे। मैंने कहा, दूरबीन सिंह को नहीं जानते बापू? क्या बाहर से आए हो? यहाँ 10 कोस के इर्द गिर्द कोई गंझा लोगों को नहीं टोकता। दूरबीन सिंह के गांव वालों को सभी छोड़कर चलते हैं। मगर बापू तुम नहीं मानते हो तो लाओ मेरा झोला। कोई बात नहीं। लुटेरे फिर ठीक करने लगे। एक बोला, मैं जानता हूँ, अब दूरबीन सिंह के दिन लद गए। ये जितने पुराने लोग थे थोड़ी लठैती दिखाकर 30 मार खां बन जाते थे। इनके दूरबीन सिंह लाठी चलाकर 2-4 दीवारें फांद कर बहादुर बन गए। अब बांस के सहारे दीवारें फांदना तो स्कूल तक में सिखा देते हैं। एक लुटेरा बोला, लाठी चलाना भी तो सिखाते हैं, मैंने खुद वही लाठी चलाना सीखा था। पहले वाला नौजवान बोला, तो यही दूरबीन से बड़े नामवर हो गए, तमंचा तक तो साले के पास है नहीं, चले हैं जागीरदारी फैलाने। एक दूसरा लुटेरा हाथ में चोर बत्ती लिए खड़ा था। जेब से उसने एक तमंचा निकाला, कहा, देख लो बेटा, यही है 6 गोली वाला हथियार, देसी कारतूस तमंचा नहीं, असली बिलायती। कहते कहते उसने तमंचे की नली हमारी छाती पर ठोक दी। कहता रहा, जाकर बता देना अपने बाप को, अंधों में काना राजा बनने के दिन लद गए। अब वे पड़े पड़े खटिया पर रोते रहे। कभी अंधेरे उजेले में दिख गए तो खोपड़ी का गुदा निकल जाएगा। समझ गए बेटा फकीरे दास? इसके बाद भैया मैं अपने को रोक न पाया। देह में इतना जोश बढ़ा कि डंडा तक वहीं फेंक कर बड़े जोर से हिरन की तरह भागा। मेरे पीछे उन लोगों ने फिर ठहाका लगाया। एक चिल्लाकर बोला, मार साले दूरबीन सिंह को। खड़ा तो रह, अभी मारते मारते दूरबीन बनाई देता हूँ। मगर भैया भागने में कोई हमारा आज तक मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ स्कूल कॉलेज में लड़कों की सीटी बजा बजा कर भागना सिखाते हैं। हम बिना सीखे ही ऐसा भाग के दिखा दें कि खरगोश तक खड़ा खड़ा पछताता रहे।
तो भैया गाली वाली उन्होंने बहुत दी, पर हमें भी पकड़ नहीं पाए। किसी तरह से मैं घर आ पहुंचा। दूरबीन सिंह के दिन तब तक गिर गए थे। पुलिस भी भीतर ही भीतर उनके खिलाफ रहने लगी थी। दूसरे दिन हमारा मन बहुत कुलबुलाया, पर हमने यह बात उनसे कही नहीं। कह देते तो दूरबीन काका उसी की ठेस में टें बोल जाते। रूपन बाबू दुखी चेहरे को वजनी झोले की तरह लटकाए बैठे थे। सांस खींचकर बोले, अच्छा ही होता, तब टें हो जाते तो भतीजे के हाथ से तो न मरते। भाग 7 यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं 8वें भाग में।